वीडियो के आज नए पड़ाव में हम लोग सीखने जा रहे हैं भर्व क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होता है पहले इसके बारे में देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं जब भी हमारे चारों तरफ किसी भी प्रकार के काम आदि अगर होते हैं तो उस काम को करने वाला कोई न कोई व्यक्ति अवश्य उपलब्ध होता है। और हम लोग जब ग्रामर की भाषा में इसे पढ़ते हैं तो इसे हम लोग भर्व या क्रिया कहते हैं। देखते हैं इसके क्या क्या अन्य स्थितियां आदि होती है। क्या होता है भर्व या क्रिया, इसका अंग्रेजी में क्या होता है डिफिनेशन या परिभाषा इसका। A verb is a word which denotes an action, position और a state of being। एक्शन का मतलब कार्य होता है, पोजीशन का मतलब स्थिति होता है, या फिर इसका पोजीशन का मतलब कई बार संबंध दर्शाना भी होता है, स्टेट का मतलब दशा होता है, बीइंग का मतलब होना होता है। इन चीजों जिन शब्दों के द्वारा इसके बारे में पता चलता है हम लोगों को उसे हम लोग भर्व कहते हैं। अगर हिंदी में इसके परिभाषा की बात की जाए तो वह शब्द है भर्व, वह शब्द है जिसके द्वारा किसी काम को होने इसमें करने होगा, होने करने स्वामित्व या दशा का बोध हो भर्व या क्रिया कहलाता है। अब जैसा देख सकते हैं क्या इसमें क्या क्या हो सकता है, तो किसी काम को होने, कोई काम होगा, कोई काम किया जाएगा, कोई स्वामित्व दर्शाया जाएगा, किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा और इस तरह से जो भी होगा सबका सब भर्व कहलाएगा। अगर वैसे मोटे तौर पर देखा जाए तो भर्व को आप ऐसे डिफिनेशन कर सकते हैं कि भर्व क्रिया वह है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहे। हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहने के लिए अगर किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, चाहे हम उसके बारे में गुण बताएं, अवगुण बताएं, उसकी स्थिति बताएं, उसके किसी काम को बताएं, किसी भी प्रकार का कुछ भी कहें तो वे सभी के सभी भर्व होंगे। अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो भर्व की कई अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती हैं। हम बारी बारी से सभी स्थितियों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं पहला क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्शन। एक्शन का मतलब हम लोग जानते हैं काम या कार्य होता है। जैसे ही देखा जाए यहाँ पर चिल्ड्रेन प्ले, यहाँ पर खेलना, ये अभी एक्शन वर्ड है। यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ते हो, यहाँ लर्न यहाँ पर आपको एक्शन वर्ड या भर्ब है, ये भर्ब है यहाँ पर, ये भर्ब है यहाँ पर। राम इज स्कीपिंग रोप, यहाँ पर ये भर्ब है। आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर ये भर्ब है। राम विल कम, राम आएगा, यहाँ पर ये भर्ब है। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, यहाँ पर ये आपको मालूम पड़ेगा भर्ब के रूप में है, लेकिन ये भर्ब ना होकर के जिरंड नाउन के तरह हो जाता है, यह सब्जेक्ट बनता है। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, देख सकते हैं यहाँ पर इज भर्ब के रूप में आया है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक इसी प्रकार से टू वॉक इज एन एक्सरसाइज इस वाक्य के लिए इज भर्ब है और यह कर्ता के रूप में है। तो हम देख सकते हैं क्या कि भर्ब की जो स्थितियां होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब अगर इसके बारे में और अगर थोड़ा अध्ययन किया जाए तो आपको पता क्या चलेगा कि यहाँ भर्ब जो यहाँ पर ये प्ले जो भर्ब आया है ये यहाँ पर इंट्रांजिटिव भर्ब है। अगर यहाँ पर देखा जाए लर्न, यहाँ पर लर्न तो ये ट्रांजिटिव भर्ब है। राम इज स्कीपिंग रोप, यहाँ पर इज जो है वह हेल्पिंग भर्ब है और स्कीपिंग जो है वह मूल भर्ब है। यहाँ पर आई कैन टीच यू, यहाँ पर ये कैन जो है ये यहाँ पर मॉडल भर्ब है। इसी प्रकार से टीच यहाँ पर मेन भर्ब है। राम विल कम, यहाँ पर विल जो है ये भी भर्ब है अपने आप में और कम जो है ये भी भर्ब है। इस स्थिति में ये हेल्पिंग भर्ब हो जाएगा और ये भर्ब हो जाएगा। यहाँ पर इज भर, यहाँ पर इज भर्ब। इसी प्रकार से फिर क्या देखते हैं यहाँ पर आई हैव ए कार, इस वाक्य में देखा जाए तो हैव भर्ब है। यू हैव टू आईज, यहाँ पर ये हैव भर्ब है। द किंग हैड बिग एम्पायर, क्या मतलब राजा के पास बहुत बड़ा एक साम्राज्य है, यहाँ पर ये हेड भर्ब है। तो यहाँ पर क्या देखा जाए हम लोग क्या देखते हैं कि एक्शन या भर्ब हम लोग उसको कहते हैं जिसके द्वारा हम लोग का क्या एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग इसके बारे में पता चले। या हिंदी में कहे तो किसी काम को करने, होने, स्वामित्व या दशा का बोध चले उसके बारे में हम लोग वर्ब कहते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग काम के बारे में पता चलता है। इन सभी आई हैव ए कार इसके द्वारा क्या होता है संबंध के बारे में पता चलता है, आपकी स्थिति के बारे में पता चलता है। यू हैव टू आईज, इससे भी आपके पास दो आंख है, आपके और आंख के बीच संबंध का पता चलता है। द किंग हैज बिग एम्पायर, यहाँ पर क्या उसके स्वामित्व का पता चलता है। ही हैज हेड एच, उसके पास सर दर्द है, यह उसके स्थिति का पता चलता है। राजन हैज ए स्टूडियो, यहाँ पर राजन के पास कुछ है, यह उसके क्या कह सकते हैं उसमें कह सकते हैं उसमें स्वामित्व का बोध करवाता है। जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए मान लीजिए बोर्ड, आई हैव, इस तरह से कुछ भी लीजिए जो भी लेंगे वे सभी के सभी भर्ब के रूप में आएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हैव भर ये भर्ब के रूप में आया है।
फिर यहाँ पर क्या देखते हैं आप, कई बार ये हैज और हैव आदि जो होते हैं ये कई बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लिया जाए, फिर क्या देखते हैं, तो कई बार हम लोगों को वर्ब के द्वारा स्टेट ऑफ बीइंग, इसके बारे में क्या होता है, तो अवस्था या स्थिति। अवस्था क्या होता है भाई, तो मान लीजिए राधा इज इल, यहां पर अगर देखा जाए तो इल शब्द जो आया है, इल, ये इल शब्द ये उसके स्थिति के बारे में बताता है। और इसको बताने के लिए चूंकि अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी मूल रूप से एडजेक्टिव है और इसके लिए वर्ब क्या है, इज वर्ब है। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ब इज के द्वारा हम लोग उसके क्या बीमार होने का, उसके मोटे होने का, उसके बहादुर होने के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार से वी आर बॉयज गर्ल सेड, हम लोग दुखी हैं, लड़का है लड़की है, इस तरह से क्या हमारी स्थिति के बारे में पता चलता है भाई हम क्या है नहीं है। जैसे मान लो यंग हो सकता है, चिल्ड हो सकता है, चिल्ड हो कुछ भी हो सकता है इस तरह से। दे वेर इनोसेंट, देख सकते हैं यहाँ पर वेयर वर्ब के रूप में आया है। आई वाज टीडेड, हम लोग थके हुए, यहाँ पर ये वर्ब के रूप में आया है। आई एम बोल्ड, मैं साहसी हूँ, यहाँ पर ये वर्ब के रूप में आया है। तो हम देख सकते हैं क्या कि वर्ब की विभिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। हमने आप लोगों के लिए इसी से संबंधित अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के वर्ब को हमने 10 से 12 भागों में बांटा है और सबों के लिए बारी बारी से हम लोगों ने आपके लिए एक लेक्चर तैयार किया है। आशा है आप लोगों को वो पसंद आएगा। आप इसे भी देखें और उसे भी देखें। बढ़ते हम लोग उस अगले पड़ाव में। वेलकम बैक मित्रों, आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो है वर्ब या क्रिया। जैसा कि हम जानते हैं वर्ब या क्रिया का एक साधारण सा परिभाषा क्या होता है या डिफिनेशन क्या होता है, तो वर्ब वह शब्द है जिसके द्वारा हम लोग किसी काम को करने, होने, स्वामित्व या दशा का बोध करवाते हैं, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। लेकिन जब हम लोग अंग्रेजी ग्रामर या फिर अंग्रेजी व्याकरण के अगर गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें इन्हें वृहत प्रकार से कई भागों में डिवाइड करना होता है, फिर बांटना होता है। और ये जो बांटते हैं हम लोग, तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या कि ये वर्ब होते हैं क्या भाई। वर्ब क्या होता है, तो इससे हम लोग मूल रूप से क्या देखते हैं, इससे हमें कोई ना कोई एक्शन पता चलता है। एक्शन का मतलब मूल रूप से मतलब होता है कार्य, ठीक। और जैसा कि इसके परिभाषा से ही मालूम पड़ता है वर्ब हम लोग किसे कहते हैं, तो वर्ब वह शब्द है जिसके द्वारा किसी काम को करना, इसके बाद होना, इसके बाद स्वामित्व या दशा का बोध चले। जिन शब्दों के द्वारा इन सभी चीजों का पता चलता है उसे हम लोग ग्रामर की भाषा में या फिर किताब की भाषा में हम लोग उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो आधुनिक प्रकार से जब हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ते हैं तो ये मूल रूप से किस किस चीज के लिए काम में आता है। ये क्या होता है, व्हाट शो, क्या दिखाता है, यानी कि वर्ब का जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं, और ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है, ये हमें क्या क्या बताता है, एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य होता है। रिलेशन और पोजीशन, रिलेशन का मतलब संबंध होता है, पोजीशन का मतलब अधिकार होता है। देखिए संबंध और अधिकार दिखा सकता है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट का मतलब होता है दशा और ऑफ बीइंग का मतलब होता है, चूंकि अगर हम लोग अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में पढ़े तो ये बी जो होता है ना, बी का ही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है क्या, तो आपको इज, एम और आर, इसी का पास्ट पार्टिसिपल होता है क्या, तो वाज और वेयर, सब मैं माफी चाहूंगा, वाज वेयर, और ये होते हैं। इस स्थिति में अगर देखा जाए, फिर अगर इसके बाद अगर वर्ब के बारे में पढ़े हम लोग, तो इन सभी वर्बों को फिर से इसके गुणों के आधार पर कई अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे लेक्सिकल वर्ब, ओरिजिनल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब, इंप्रेशनल वर्ब। इस तरह से देखा जाए तो इसका एक वृहत अपना एक क्षेत्र बनता है। मैं आप लोगों को इन सबों के बारे में बारी बारी से और विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वर्ब के अगले भाग में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसकी संख्या देख सकते हैं, मैंने लगभग सभी ऑक्सिलरी को यहाँ पर समाहित किया है। देख सकते हैं यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, शुड, वुड, नीड, डेयर, डू, डज, डिड, डन, बी, बीन, बीइंग, मस्ट, आउट टू, नीड टू, यूज टू। ये कुल मिलाकर के इतने ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग कई बार सहायक क्रिया भी कहते हैं।
इसका कई बार मतलब सहायक क्रिया भी होता है। परंतु यहां पर कई बार क्या होता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये कभी कभार किसी किसी अमुक वाक्य में कभी कभार यह सहायक क्रिया के रूप में और कभी कभार यह मुख्य क्रिया के रूप में, या फिर अंग्रेजी में कहें तो कभी कभार यह हेल्पिंग वर्ब बन सकता है और कभी कभार यह मेन वर्ब बन सकता है। हम लोगों को देखना है क्या कि किस स्थिति में ये हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं और किस स्थिति में ये मेन वर्ब हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखूं यहां पर, इसी बीच में लीजिए, इसको अलग कीजिए, इसका मैं अलग से इसका बाद में लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पर आई एम ए टीचर, ठीक है। फिर लिखिए आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। देख सकते हैं यहां पर आई एम ए टीचर, यहां जो एम है यह है मेन वर्ब के रूप में, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में एम भी लिख सकते हैं, ये मेन वर्ब के रूप में है। और यहां पर आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इस स्थिति में जो यहां पर एम आया है ये एम अभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, या फिर आप कह सकते हैं एच भी के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं मूल रूप से वे किसी किसी अमुक वाक्य में कभी कभार यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकता है और किसी अन्य वाक्य में यह मेन वर्ब के रूप में भी आ सकता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब किसी भी, चूंकि हम लोग एक्शन वर्ड के बारे में पढ़े हुए हैं, एक्शन वर्ड जिसे कि हम लोग संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी में जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं, जैसे जाना, आना, चलना, फिरना, सोना, खाना, इस तरह से कुछ भी शब्द हो, अगर इन शब्दों के ठीक पहले, यानी कहने का मतलब ये कि इन शब्दों के ठीक पहले कोई इसमें से कोई आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, तो उस स्थिति में तब इसे हम लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और अगर यह बिना किसी एक्शन वर्ड, यानी कहने का मतलब ये कि मान लीजिए जियो गो, सीओ एम कम, READ का मतलब पढ़ना, इसी प्रकार से मान लीजिए LAUGF लाफ का मतलब हंसना, तो कह सकते हैं अगर यह सिर्फ अकेले आएगा, या अकेले अपने आप में वाक्य का निर्माण कर सकता है। मान लीजिए आई गो, मैं जाता हूं, यू कम, तुम आते हो, इस तरह से वाक्य का निर्माण तो होता ही है। लेकिन अगर इसके ठीक पहले अगर इसमें से कोई शब्द आ जाए, ठीक है, अगर इन शब्दों में से कोई शब्द इसके ठीक अगर पहले आ जाए तो इस स्थिति में ये शब्द जो होंगे वे हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, और अगर अकेले आएंगे तो मेन वर्ब कहलाएंगे। जैसे एक दो वाक्यों के तौर पर अगर लेना चाहे तो हम लोग और ले सकते हैं। मान लीजिए यू आर ए गर्ल, आप एक लड़की हो, इसी में दूसरा वाक्य ले लीजिए आप क्या कि यू आर ईटिंग ब्रेड, यानी कि आप रोटी खा रहे हो। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो ये आर आया है ये आर मेन वर्ब के रूप में है। क्यों है मेन वर्ब के रूप में? क्योंकि यह वर्तमान काल में यह स्थिति बता रही है लड़की का। आप क्या है अभी इस स्थिति में? आप एक लड़की हैं। और इस वाक्य में देखा जाए तो यू आर ईटिंग ब्रेड, आप रोटी खा रहे हो। तो इस स्थिति में आर जो है वह देख सकते हैं ईट एक मेन वर्ब है पहले से, और इसके ठीक पहले यह वर्ब आया हुआ है, इसलिए ये वर्ब अभी क्या है तो एच भी या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब अभी क्या है मेन वर्ब है। क्यों है मेन वर्ब? तो हम देख सकते हैं इसी के द्वारा वाक्य का निर्माण हुआ है। तो अब क्या होता है यहाँ पर जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया है, देख सकते इसका लिस्ट हमने दे रखा है यहाँ पे। इनमें से कुछ कुछ वर्ब इस प्रकार के हैं जिसका कि आप प्रयोग दोनों तरीकों से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कभी अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप जैसे इज का लीजिए, एम का लीजिए, आर का लीजिए, वाज का, वेयर का, हैज का, हैव का, हेड का, इन सबों का, हैज हैव हेड तक का, इन सब का, इन सबों का प्रयोग आप अगर चाहें तो आप मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन फिर इसमें चूंकि देखते हैं इसमें तो और ही बहुत सारे वर्ब वगैरह आ सकते हैं, इसमें कुछ कुछ मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। देखते हैं इसमें क्या होता है, इसको क्यों मैंने अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब को फिर से क्या किया गया, इन सबों को हमने दो भागों में बांटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखते हैं हम लोग ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं।
हम क्या देखते हैं, जितने भी प्रकार के ये एक्सोलरी वर्ब हैं, ये सभी के सभी वर्बों का अभी हमने दो रूप देखा। ये कभी कभार आवश्यकता पड़ने पर ये वर्ब जो हो सकते हैं वे मेन वर्ब के रूप में हो सकता है, और कभी कभार यह वर्ब हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक, यानी कहने का मतलब ये कि हम लोग सिर्फ इसी के सहारे से, इज एम आर आदि के सहारे से कभी कभार वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभार इसमें जितने भी वर्ब का लिस्ट दिया हुआ है, इनमें से आप देख सकते हैं ये कुछ कुछ वर्ब को हमने अब बगल आगे निकाल लिया है और इसको हमने एक अलग नाम दे दिया है। इसका नाम क्या है, मॉडल। और मॉडल देखा जाए तो इसका मॉडल का मतलब वैसे होता है रूप। ठीक है, मॉडल का मतलब वैसे होता है रूप, और एक्सोलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया। तो हम देखते हैं कि ये सहायक क्रिया, रूप वाले सहायक क्रिया मॉडल एक्सोलरी होते हुए क्या होते हैं। क्या देखते हैं इसके अंतर्गत मूल रूप से कैन, कैन के बाद कूड आता है। यहां पर एक बात का आप ध्यान रखना है क्या, कि ये कैन और कूड, कैन और मे, ये एक कैन और ये एक मे। कैन और मे एक ऐसे एक्सोलरी वर्ब हैं जिसके कि सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। आप देख सकते हैं कैन का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कहने का मतलब भूतकाल में जो रूप होता है वह कुड होता है, और मे का जो भूतकाल में रूप होता है वह माइट होता है। इसी प्रकार से जब हम लोग सेल और विल का, जब सेल और विल लेते हैं, सेल का मतलब, सेल और विल का मतलब गायकी होता है। जब इसको जब हम लोग भविष्य में ले जाते हैं किसी चीज के लिए, तो इस स्थिति में सेल विल को हम लोग शुड वुड कर देते हैं, वुड कर देते हैं मूल रूप से। तो इस स्थिति में क्या देखते हैं कि इन सबों से यह कुछ न कुछ भिन्न है। किन किन रूपों में भिन्न है, थोड़ा हम लोग गौर करते हैं। तो इन सबों के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि हम इज एम आर के द्वारा हम लोग दो प्रकार से वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जब भी कभी अगर ये हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, इज एम आर के द्वारा कोई अगर वाक्य बना हुआ हो और इसे अगर हम शुरू में ला के रख देते हैं, तब यह क्या का बोध करवाता है। जैसे मान लीजिए क्या कि आई एम ए बॉय, तो इसमें अगर आप लिखेंगे, इसमें अगर लिखेंगे आप एम आई ए बॉय, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या मैं लड़का हूं। इसे देख रहे हैं आई एम ए बॉय, मैं लड़का हूं, तो एम आई बॉय, क्या मैं लड़का हूं। और इस तरह का गुण जो है लगभग में सभी के सभी एक्सोलरी में ये गुण होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या देखते हैं हम लोग कुछ कुछ एक्सोलरी को यहाँ पर हमने निकाल रखा है। इसको निकालने का मूल रीजन क्या है इसके पीछे, तो इसके लिए कुछ मूल रीजन होते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है वो ये होता है क्या, कि जितने भी प्रकार के ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब का प्रयोग आप डायरेक्टली किसी बिना वर्ब का प्रयोग किए हुए इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए क्या कि अगर हमने लिखा राम इज ए बॉय, फिर हम लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए राम इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहां पर इज जो आया है वह मेन वर्ब के रूप में है, और यहां पर इज कौन सी के रूप में है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कह सकते हैं यहां पर इज आया है मेन वर्ब के रूप में और ये आया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इन दोनों में अंतर क्या होता है कि चूंकि हम लोग इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं, लेकिन आप इन सभी वर्बों का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वे होते हैं जिसका कि प्रयोग आप मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। तो हम इसका प्रयोग करेंगे कब, इसका प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जबकि वर्ब कोई पहले आ चुका हो। जैसे मान लीजिए कैन के ले लीजिए, आई कैन, मान लीजिए आई कैन, कुछ न कुछ आपको यहां वर्ब देना ही होगा। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं। आई कैन क्लिम, मैं चढ़ सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं। आई कैन सो, मैं दिखा सकता हूं। आई कैन मूव, मैं घूम सकता हूं। कुछ भी इस तरह से जितने भी प्रकार के शब्द आते हैं, क्या आप कैन के लिए लीजिए, फूड के लीजिए, यह ध्यान रखना है क्या, कैन का पास्ट पार्टिसिपल कुड होता है। इस स्थिति में फिर भी यहाँ पर क्या देखना है, जैसे हम लोग इज एम आर आदि के द्वारा इज एम आर को जब शुरू में रखते थे तो क्या का बोध करवाता था। जैसे मान लीजिए राम इज ए बॉय, तो इज राम ए बॉय, तो क्या राम एक लड़का है। जैसे इसका प्रयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। इसमें आप ले सकते हैं कंची की कैन आई गो। यानी कहने का मतलब है कि कुछ कुछ गुण इसमें हेल्पिंग वर्ब वाले या ऑक्सिलरी वर्ब वाले होते हैं। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं
जिस प्रकार से हम लोग इज को पहले रख करके क्या का बोध करवा देते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर कैन का प्रयोग कैन को शुरू में रख करके हम लोग क्या का बोध करवा सकते हैं। इसी प्रकार से कुड का भी, मे का भी, माइट का सब कर सकते हैं। ठीक है, इन सबों का प्रयोग हम लोग बारी बारी से इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि बिना वर्ब के प्रयोग किए हुए आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर बिना वर्ब का इसका प्रयोग करेंगे तो यह जो भी वाक्य बनाएंगे आप वह वाक्य गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वर्ब के साथ रखना है, लेकिन स्वतंत्र रूप में अगर आपको इसके द्वारा अगर प्रश्न करना हो तो शुरू में रख करके इसके द्वारा आप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे इसमें और भी वाक्य लीजिए, मे का मतलब यहां ध्यान क्या रखना है कि कैन का मतलब भी सकना होता है, मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन दोनों में कुछ मूल अंतर होते हैं। ये अंतर क्या होता है, तो कैन हम लोग वहां लेते हैं जहां पर आप किसी भी काम के लिए 100% आश्वस्त हो, कन्फर्म हो कि ये ऐसा होगा ही, तब आप कैन रखिए। जैसे मान लीजिए क्या कि मैं 8 रोटी खा सकता हूं, आई कैन ईट 8 ब्रेड, और मान लीजिए राम 8 रोटी खा सकता है, यहाँ पर आप कन्फर्म नहीं है कि राम 8 रोटी खा ही लेगा, या राम पर निर्भर करता है। हो सकता है राम पहले से कुछ खा लिया हो, वह 4 ही खा सकता हो। तो इस स्थिति में जब सकना देंगे यहाँ पर, तो राम के लिए आपको मे देना होगा। तो आई कैन ईट 10 ब्रेड, मैं 10 रोटी खा सकता हूं, और राम मे ईट 10 ब्रेड, राम 10 रोटी खा सकता है। यहां पर 100% नहीं है। यहां पर यह पता चल रहा है क्या कि राम खाएगा कि नहीं खाएगा, यह राम पर निर्भर करता है, लेकिन मैं तो भाई खा सकता हूं। फिर क्या देखते हैं, जैसे इसका कैन का जो पास्ट यानी कि भूतकाल वो कुड हो जाता है, ठीक। फिर मे का माइट हो जाता है। फिर शुड का मतलब होता है चाहिए, और मुस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए। वुड का प्रयोग हम लोग पोलाइट के लिए कई बार करते हैं, जब हमें किसी के लिए पोलाइट, जब किसी को हमें सभ्य दिखाना होता है, जैसे वुड आई लाइक टू गिव यू हेल्प प्लीज, ठीक है। इस तरह से और भी कुछ लीजिए, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू से अस, वुड यू लाइक टू गो हियर, ठीक है। इस तरह से हम जब किसी के मन के बातों को जानना होता है तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। और यहां पर भी देखेंगे क्या कि आप बिना वर्ब के इसका प्रयोग नहीं कर सकते। फिर क्या कहता है, आउट टू का मतलब आउट टू का मतलब कई बार होता है किसी चीज या फिर कोई मांग वगैरह है उससे कुछ बाहर होना, ठीक है। दिस, जैसे मान लीजिए कि दिस थिंग इज आउट टू माई सिलेबस, ठीक है, यह जो भी विषय वस्तु है वह मेरे सब से बाहर। इस तरह से यूज टू का मतलब होता है चीज का प्रयोग आदि करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या कि आई यूज टू माई हैंड टू राइट, मैं अपने हाथ का प्रयोग करता हूं लिखने के लिए। डेयर का मतलब हिम्मत होता है, हैव यू डेयर टू डू दिस, क्या आपको हिम्मत है कि आप इसे कर सकते हैं। हैव यू डेयर टू फाइट विथ लायन, क्या आपको यह हिम्मत है कि आप शेर के साथ लड़ सकते हैं, इसे भी डेयर का प्रयोग करते हैं। फिर सेल का मतलब गागेगी, विल का मतलब भी गागेगी, आई सेल गो, यू विल बाय। नीड का मतलब आवश्यकता है, जरूरी होता है, ठीक है। और ये नीड भी जो है यह अपने आप में एक अनूठा प्रकार का मॉडल वर्ब है। इसका भी प्रयोग बिना वर्ब का आप नहीं कर सकते हैं, अकेले करेंगे तो आप गलतियां हो जाएंगी। और सब स्थिति में इन सबों का प्रयोग आप, लेकिन जैसे इसमें देखते हैं क्या, मान लीजिए कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, इस प्रकार से इन सबों का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग मूल रूप से दोनों में अंतर क्या देखते हैं कि यहाँ चूंकि ये सभी के सभी एक्जुलरी ही हैं, लेकिन दोनों में मूल अंतर क्या है, तो क्या देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो और अन्य एक्जुलरी होते हैं उन सबों का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन इन सभी जो मॉडल वर्ब है इसका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। इसी में यह मूल अंतर है। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्ब के अगले वर्ब के अगले पड़ाव में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब के बारे में। पहले हम मान लेते हैं ये आपको ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी है और ये डी है। पहले हम लोग ए और बी के बारे में पढ़ते हैं, दैट मीन्स हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ए नंबर, हम एक दो वाक्य लेते हैं, इसी वाक्य को पढ़ने के साथ ही आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझ जाएंगे। ये ट्रांजिटिव जो होता है, ट्रांजिटिव, इसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक, ठीक है।
और इंट्रांजिटिव जो होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, अकर्मक। और दोनों में क्रिया लगाइए, तो हो गया सकर्मक क्रिया और हो गया अकर्मक क्रिया। एक दो वाक्य लेते हैं, इसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। मान लीजिए मैं लिखता हूं क्या कि दे आर ईटिंग मैंगो, और दूसरा वाक्य ले लीजिए, मान लीजिए क्या कि दे आर ईटिंग। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से एक एक वाक्य लिया है। इस तरह से आप किसी भी प्रकार के किसी भी टेंस आदि से वाक्यों को लेकर के आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझ सकते हैं। यहां क्या देखते हैं हम लोग कि दे आर ईटिंग मैंगो, वे लोग आम खा रहे हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं कि जब वे लोगों के द्वारा काम कौन सा हो रहा है, तो हम क्या सकते हैं, यहाँ पर दे है सब्जेक्ट और इसके द्वारा काम हो रहा है खाने का, ये वर्ब है, यहाँ पर ये खाने का काम हो रहा है, ठीक। और फिर क्या लिखते हैं कि जब ये काम खाने का करता रहेगा तो काम करने का फल क्या निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि आम जो है वह खत्म हो जाएगा। आम को अगर निरंतर मात्रा में खाता रह जाए तो आम क्या होगा, एक समय में खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे लोग जो करता थे काम करने वाले, ये इन लोगों ने जो काम किया खाने का, तो खाने का कुछ न कुछ फल निकल रहा है। फल क्या निकल रहा है, तो ये आम खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए दे आर ईटिंग, वे लोग खा रहे हैं। अब कितना ही मात्रा में ये लोग खाते रहे, क्या खाने का कोई काम का फल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ईटिंग वर्ब जो है ये इस स्थिति में अकर्मक है। यानी कहने का मतलब काम तो ये कर रहा है, लेकिन काम कोई भी काम का नहीं है। क्योंकि कहने का मतलब सीधा है कि अगर आप किसी भी प्रकार के काम को करेंगे तो काम का कुछ ना कुछ एक्सक्यूट अवश्य ही आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य ही आएगा। तो क्या यहाँ पर रिजल्ट कुछ है, दे आर ईटिंग मैंगो, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दे आर ईटिंग मैंगो, यहाँ पर काम का फल निकल रहा है। इस स्थिति में आप एगो इसका अगर निर्माण क्या कर सकते हैं, दिमाग क्या रख सकते हैं, क्योंकि जितने ही प्रकार के वाक्य बनते हैं सबों का बनावट लगभग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इस स्थिति में यदि किसी वाक्य में सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो इस प्रकार के जो वर्ब होंगे तब वे वर्ब होंगे अकर्मक। या फिर आप कह सकते हैं क्या कि वे इस स्थिति में जो वर्ब होंगे वे इंट्रांजिटिव होंगे। और यदि कोई इस प्रकार का काम होगा जिसके ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो इस स्थिति में तब वह ट्रांजिटिव होगा। जैसे एक दो हम लोग और वाक्य लेते हैं, मान लीजिए क्या कि यू गो होम, मान लीजिए फिर से वी रीड इंग्लिश, ठीक। देखते यू गो होम, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जाने का जो काम हो रहा है जिसका फल निकलेगा, क्या आप घर पहुंच जाएंगे। यानी कहने का मतलब आप जो काम कर रहे हैं तो काम का फल निकल रहा है। और यहाँ देखिए वी रीड इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी आप लोग काम कर रहे हैं तो काम का फल निकलेगा, कि निरंतर पढ़िएगा तो किताब खत्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्थिति में ये गो और रीड, ये दोनों को दोनों वाक्य जो है इसमें जो वर्ब आए हैं ये वर्ब क्या है, तो कह सकते हैं आप ट्रांजिटिव है। और इसी वाक्य से आप क्या कीजिए, यहां से होम और ये हटा दीजिए। तो यू गो, तुम जाते हो, काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन कौन सा काम कर रहे हैं, आपके काम का परिणाम क्या निकलेगा आपको भी नहीं पता। इस तरह से आपका काम करना यहाँ पर बिल्कुल बेकार है, कोई काम नहीं कर रहे हैं आप, अकर्मक। अ का मतलब नहीं होता है, कर्म का मतलब कर्म, यानी कहने का मतलब बिना काम का काम। इसी प्रकार से वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं भाई, निरंतर पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ने का कुछ भी रिजल्ट आपका नहीं निकल रहा है तो योर रीडिंग इज नथिंग, आपका पढ़ना लिखना बिल्कुल बेकार है और आपने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्ब के अगले वाले भाग में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिनिट वर्ब के बारे में और नॉन फिनिट वर्ब के बारे में। वर्ब के अगले प्रकार में हम लोग पढ़ रहे हैं फिनिट वर्ब के बारे में और नॉन फिनिट वर्ब के बारे में, ठीक। देखते हैं फिनिट और नॉन फिनिट क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं क्या कि वर्ब जितने भी प्रकार के होते हैं सबों को हम लोगों ने कुछ मूल भाग में बांट दिया था, जिसमें कि कुछ वर्ब जो थे वे क्या थे, मेन वर्ब थे। इसी प्रकार से कुछ जो वर्ब थे वे क्या थे, तो हेल्पिंग वर्ब थे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब थे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जितने भी मेन वर्ब होते हैं वे मूल रूप से मान लीजिए गो, कम, रीड, लाफ, इट इज, ये सभी के सभी थे।
और हेल्पिंग वर्ब में मूल रूप से क्या सब आते हैं, तो इज, एम, आर आदि ये सभी के सभी आते हैं। अब अगर जितने भी प्रकार के हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, कि आपने हमारे आसपास में जो भी प्रकार के काम होते हैं, जितने भी काम होते हैं, इन सभी कामों को करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य ही होता है। अगर वह व्यक्ति आपके आसपास अगर उपलब्ध नहीं हो तो अमुक काम भी नहीं हो पाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे आसपास में जो काम करने वाले होते हैं उसको हम लोग पर्सन के आधार पर आई, वी, यू, इसी प्रकार से ही, सी, इट, कई बार हम लोग इसी प्रकार से दिस, कई बार दैट, इसी प्रकार से और लिया जाए तो कई बार दिज, कई बार दोज और कई बार दे के रूप में इसे हम लोग लेते हैं। और इसके बाद आप नाम ले लीजिए कोई सा भी, मान लीजिए राम रख दीजिए यहाँ पर। इतना ले लेने के साथ ही लगभग में जितने ही प्रकार के कर्ता बनते हैं वे आ जाते हैं। इसके बाद जो और बचते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन के अंतर्गत ले लेते हैं। प्रोनाउन क्या अलग, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, उसके अंदर ले लेते हैं। अब अगर देखा जाए, आपको अगर वर्तमान समय में अगर कुछ भी कहना हो इसके लिए, आई के लिए, तो आपको आंख मूंद करके आई के साथ हमेशा ही अगर वर्तमान की बात की जा रही है तो आप एम ही लेंगे। अगर भूतकाल की बात किया जा रहा हो तो यहाँ पर आपको तो वाज लेना पड़ सकता है। इसी प्रकार से जानते हैं हम लोग, वी के लिए आर लेंगे आप, यू के लिए आर, ही के लिए इज, सी के लिए इज, इट के लिए इज, दिस के लिए इज, दैट के लिए भी इज लेंगे। और इन सबों के लिए आपको आर लेना होगा और राम के लिए आप इज लेंगे। भले ही इसके बाद आने वाले जो वर्ब हो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये लेना ही लेना होगा। चाहे इसके बाद आपको एडजेक्टिव रखना हो तो पर भी, और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में याद कीजिए, जब आप भी प्लस आईएनजी लगा करके वाक्य बनाते हैं तो इस स्थिति, मान लीजिए आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, आई एम लाफिंग, आई एम रबिंग, आई एम मान लीजिए पफिंग, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। कोई भी वाक्य देंगे तो क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये जो होता है, यह बदलिए आप, मान लीजिए आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईटिंग शब्द आप सबों में रख सकते हैं। आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, ही इज ईटिंग, सी इज ईटिंग, इट इज, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। अब इसमें हम लोग पढ़े हुए क्या कि ईट का अपना रूप भी बदलता है, उसके अनुसार से इसमें भी आप बदलाव कर सकते हैं। इसमें तो आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन क्या इस एम में भी आप बदलाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या देखते हैं इस स्थिति में कि हमेशा ही ये इसमें जो आप देखते हैं एम आया, आर आया, इज, ये सभी के सभी हमेशा ही फिक्स होंगे इसके साथ। इसीलिए ये जो होते हैं यहाँ पर इज, एम, आर वगैरह, इस तरह के वर्बों को हम लोग फिनिट वर्ब कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि वैसा वर्ब जो टेंस, यानी कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट और पर्सन कह सकते हैं, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार से बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फिनिट वर्ब कहते हैं, जो उसी के अनुसार बदलता है। और जो नॉन फिनिट वर्ब वे होते हैं जिसका क्या अपना स्वतंत्र रूप होता है वह, और वह यानी कहने का मतलब अक्सर वह बदलता नहीं है। ठीक है, हम क्या सकते हैं यहाँ पर कि आई एम, ये सभी नहीं बदलते हैं। तो इस स्थिति में ये सभी के सभी जो एम है, इन सबों को एक साथ रख करके आप कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, फिनिट वर्ब है। ठीक है, ये सभी क्या है, तो फिनिट वर्ब है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर ईटिंग वगैरह जो है ये यहाँ पर क्या आया है, तो यो यहाँ पर नॉन फिनिट वर्ब के रूप में आया है। वैसे अगर देखा जाए तो नॉन फिनिट के अंतर्गत और भी बहुत प्रकार की चीज आते हैं। नॉन फिनिट के लिए नॉन फिनिट कई बार यह जिरंड वर्ब कहलाता है, कई बार यह प्रेजेंट पार्टिसिपल टू लग के साथ, कई बार भी प्लस आईएनजी लग के साथ। इसके और भी बहुत सारे रूप होते हैं। मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक पर्सनल वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं। जो वर्ब का जो हम लोग अगला सिर्फ एक और प्रकार बचा हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वह क्या है, तो EMPRETION, इम्प्रेशनल वर्ब। इम्प्रेशनल वर्ब, वैसे इम्प्रेशन का मतलब होता है छाप छोड़ना। ठीक है, इम्प्रेशन का मतलब होता है छाप छोड़ना। इस प्रकार से, इस तरह से पूरा का पूरा जो ये वाक्य हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो छाप छोड़ने वाले वाक्य। और इसमें मूल रूप से आते हैं क्या, याद कीजिए, हम लोग पढ़े हुए क्या कि जब हमें किसी भी प्रकार का कोई नेचुरल इवेंट दर्शाना होता है, नेचुरल इवेंट हम लोग प्राकृतिक घटना कहते हैं,
तो प्राकृतिक घटना को दर्शाने के लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते थे, याद कीजिए। इसके लिए हमने पर्सनल इंट्रोडक्टरी ईट से संबंधित वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या देखते हैं, जब हम लोगों को प्राकृतिक घटना दर्शाना होता है तो इज के साथ हम किसी अमुक शब्द को रख करके अन्य शब्दों को रख देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, इट इज सोनो, सोनो के बाद मान लीजिए रेन, रेन के बाद दे दीजिए TH थंडर, मान लीजिए लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग के बाद इसमें आप शब्द रखते हैं क्या, वोल्केनो, मान लीजिए फ्लड, ठीक है, मान लीजिए अर्थक्वेक, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर स्नो का मतलब होता है बर्फबारी होना, रेन का मतलब वर्षा, थंडर का मतलब ठनका गिरना, लाइटिंग का मतलब होता है वज्रपात आदि हो जाना, वोल्केनो का मतलब ज्वालामुखी होता है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप होता है। तो हम देख सकते हैं कि इट इज इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो भी शब्द कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि इंप्रेशनल वर्ब, इसके बाद जो भी शब्द जैसे सुनो आया है, रेन आया है, ये आया है, तो ये सभी के सभी जब इसके पहले आया है तो इसके लिए जो इज वर्ब आया, इज अभी इंप्रेशनल वर्ब है। यानी कहने का मतलब ये कि वो लोग प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाने के लिए इज आर आदि का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है उस वर्ब को हम लोग इंप्रेशनल वर्ब के रूप में जानते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना न भूलें, और लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इसको देखते रहे, मैं आप लोगों को अंग्रेजी भाषा का से संबंधित सिर्फ बोलना लिखना ही नहीं बल्कि मैं आपको एक कंप्लीट टीचर उसका बनाऊंगा। कृपया वीडियो को देखते रहे और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।